खूबसूरती के हवाले से, और खूबसूरती सिर्फ चेहरे से नहीं ज़ाहिर होती है, आपकी खूबसूरत स्माइल जो होती है वो बहुत असरअंदाज होती है आपकी पर्सनालिटी पे। और उसके बाद जो असरअंदाज होते हैं वो होते हैं हमारे दांत, जो आजकल बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि हमें सही तरीक़ाकार नहीं पता है कि हमें दांत कब साफ़ करने हैं, हम अपने दांतों का ख्याल किस तरह से मज़ीद बेहतर रख सकते हैं। इससे हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डेंटल सर्जन डॉक्टर रुकैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रुकैया साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू। और सेकेंडली आप मुझे बताइए कि जो दांतों को साफ़ करने का मेजर तरीका क्या 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 है बेसिकली? अच्छा जी, एक साथ पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मोस्टली रोज़ाना के बेसिस पे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारे पास ब्रशिंग कैसे करनी है या उसकी टेक्निक्स क्या हैं, दांतों को प्रॉपर क्लीनिंग कैसे करनी है। हम लोग अभी तक जो भी पेशेंट्स आते हैं या हम लोग ये कर रहे हैं कि सिर्फ एक फ़र्ज़ ही निभा रहे हैं कि हम जाते हैं और ब्रशिंग करते हैं और मुंह में रखते हैं ब्रश और जी वापस आ जाते हैं। उसका हमें प्रॉपर यूज़ नहीं पता, तरीका नहीं पता कि हमने कैसे उसको यूज़ करना है। हमारे पास जो ब्रशिंग है उसकी टेक्निक्स हैं कुछ। हमने जाते ही उसको हॉरिजॉन्टली बस दांतों पे रगड़ना नहीं स्टार्ट कर देना कि भाई आप क्लीनिंग करके 2 मिनट में 1 मिनट में वापस आ गए। इवन इतना 1 मिनट भी कोई नहीं देता दांतों को। तो ऐसा है कि हमें सुबह के टाइम आफ्टर ब्रेकफास्ट ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ब्रेकफास्ट इसलिए क्योंकि जब हम नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद हमारे मुंह में फूड पार्टिकल्स आ जाते हैं जिसको रिमूव करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हम उसके बाद अगर विदाउट ब्रशिंग ऑफिस चले जाएं, काम पे चले जाएं, तो वो पूरा दिन आपके मुंह में रहेंगे और वो वहाँ पे बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन करेंगे और दांत को ख़राब करेंगे। इसी तरह आप जब भी खाना खाएं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हल्की सी एक पानी से कुल्ली करें अच्छे से। ये तो सुन्नत भी है कि आप अपने जो है वो मुंह को साफ़ करें और कुल्ली करें। और इसके अलावा आपने रात को बिफ़ोर बेड, आपने जब सोने के लिए जाना है उससे पहले आपने दांतों को अच्छे से क्लीन करके फिर आपने सोना है। और उसकी जो प्रॉपर टेक्निक ये है कि आपने हॉरिजॉन्टल दांतों को कभी भी आपके जो ब्रश है उसके साथ वो नहीं करना, ब्रश नहीं करना। आपने उसको 45 के एंगल पे रखना है और उसको प्रॉपर अच्छे से अंदर और बाहर से दांतों को बेहतर क्लीन करना है। होता ये है कि हमारे दांतों को हड्डी ने और मसूड़ों ने सपोर्ट किया हुआ होता है। बिल्कुल। तो जब वो मसूड़ों पे ज़ोर से हम ब्रश करते हैं या हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं, प्रॉपर टेक्निक नहीं यूज़ करते, तो उससे होता ये है कि हमारे मसूड़े डैमेज होते हैं और फिर उसके बाद ये है कि बोन लॉस होता है और दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर बाकी के मसाइल स्टार्ट होते हैं। और ये सारी चीज़ें स्टार्ट जो है वो होती इसी बात से है कि हमें ब्रशिंग टेक्निक्स जो है वो ठीक से नहीं पता होती है। और हम जो भी स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, किस तरह से इवन कॉफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं तो कैफीन, वो स्टेन्स वगैरह जो हैं वो रह जाते हैं। कुछ पेशेंट्स कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, टी लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, एग्जैक्टली उनके स्टेन्स होते हैं, ब्राउन स्टेन्स जो होते हैं वो कॉफ़ी के होते हैं और वो एक्सेसिव कॉफ़ी लेने की वजह से आपके दांतों पे आ जाते हैं और फिर वो आपके जो स्टेन्स हैं वो परमानेंट हो जाते हैं इवन दांतों पे। वो फिर स्केलिंग से भी रिमूव नहीं हो पाते। इवन जो स्मोकिंग के ब्लैक स्टेन्स होते हैं बहुत से पेशेंट्स में ये चीज़ें अब कॉमन है। इवन अब जो वेप बड़ा कॉमन हो गया है उसके जो स्टेन्स हैं वो भी दांतों के ऊपर, एग्जैक्टली वेप के भी स्टेन्स हैं जो कि दांतों पे, इवन एक स्मोक ही है ना, तो जहाँ पे भी स्मोक है वहाँ पे जो है वो आपको उस कहते हैं वो स्टेन्स प्रोड्यूस करेगा वहाँ पे और फिर फर्दर मसाइल होते हैं। हम कहते हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है लेकिन बैक एंड पे नुकसान चल रहा होता है आपके मसूड़ों का, आपके मैदे का और बहुत सी चीज़ों का। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, मुझे बताइए डॉक्टर रुकैया कि हम जब बात करते हैं मसूड़ों के हवाले से और जब हम बात करते हैं दांतों के हवाले से, ये दोनों शोबा जात जो है वो सेपरेट हैं। मसूड़ों के पेरियो डॉक्टर होते हैं और दांतों के जो डेंटिस्ट होते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि हमारे पास स्पेशलाइजेशन होती है। एक प्रॉपर आपके पास जो बेसिक डिग्री है वो BDS है, ठीक है। BDS के बाद आपके पास इसकी ब्रांचेस होती हैं कि आप पेरियो में चले। जो पेरियो मतलब कि आपके मसूड़ों के जो मसाइल हैं वो डॉक्टर सर्जन आपके जो सर्जरीज वगैरह परफॉर्म करते हैं, एंडोडोंटिक जो आपके रूट कैनाल परफॉर्म करते हैं, ये स्पेशलिटी है फर्दर। बट एक जनरल डेंटिस्ट ये सारे प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है। उसको इतनी स्किल होती है, इतनी उसको कमांड होती है कि वो एक प्रॉपर जो आपके मसाइल हैं उनको बेहतर कर सकता है, ठीक है। तो मसूड़ा और दांत दोनों एक चीज़ ही हैं क्योंकि हमारे दांत को जो सपोर्ट किया हुआ है एक कॉलर की तरह, जो हमारे दांत को पकड़ा हुआ है वो हड्डी ने
बोन ने और मसूड़े ने पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। इवन आपका मसूड़ा ख़राब हुआ तो आपका दांत ख़राब हो गया। आपकी मसूड़े से स्टार्ट होती है आपकी डिज़ीज़। सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो आपके मसूड़े को डैमेज करता है, उसको टारगेट करता है, उसके बाद वो बोन में जाता है, वो बोन को डैमेज करता है और फिर बोन आपके दांत को छोड़ देती है। जहाँ पे बोन ने आपके दांत को छोड़ा वहाँ से रिजॉल्व हुई, वहाँ से मज़ीद आपके जो अग्रेसिव मसाइल हैं, जो अग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है डॉक्टर भैया, मुझे बताएं कि बहुत थोड़े से टाइम के बाद जो मसूड़े हैं वो दांत छोड़ना शुरू कर देते हैं, यानी वो हड्डी से नीचे आना शुरू हो जाते हैं और दांत बाकायदा आपको रूट तक नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल। इसकी क्या रीजन होती है? अच्छा, हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में जिनको ये मसाइल होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें मास्क हो रहा है। अच्छा, मास्क एग्जैक्टली ये मास्क हो रहा है एक ऐसी बीमारी है जो कि लेमैन टर्म में जो पेशेंट हमारे पास आके हमें बताते हैं। होता ये है कि जब आप खाना खा रहे हैं, आपके मुंह में वो खाना है, आपके मुंह में जो स्लाइवा है उसकी वजह से जो एक्यूमुलेशन हो रही है आपके मसूड़े और दांत के दरमियान में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो लेयर एक बनना स्टार्ट हो जाती है जो कि एक बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, ठीक है ना। और वो जब स्टार्ट होती है वो पहले सॉफ्ट होती है, आप विद इन 1 to 2 डेज़ उसको विद ब्रशिंग रिमूव कर सकते हैं। बट अगर आपने उसको रिमूव नहीं किया तो उसके बाद वो लेयर वहाँ पे हार्ड हो जाती है और फिर वो एक प्लैक बना देती है और वहाँ पे वो जम जाती है और उसको प्रॉपर आप ब्रशिंग से रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जब आप प्रॉपर ब्रशिंग से उसको रिमूव नहीं कर सकते तो आपके जो दांत है उसका कनेक्शन ब्लड के साथ ख़त्म हो जाता है। मतलब आपके दांत को ब्लड नहीं मिल रहा, उसकी खुराक नहीं मिल रही। अच्छा। जब आपके दांत को खुराक नहीं मिल रही तो इसका ये मतलब है कि वो लॉस होना स्टार्ट हो गया, वहाँ से फिर ब्लड आएगा। अक्सर पेशेंट्स बताते हैं कि उनके मुंह से बैड ब्रेथ आती है, स्मेल आती है, उनके मुंह से जो है ना वो दांत हिलना स्टार्ट हो जाते हैं सिवियर केसेस में जाके। तो ये सारे मसाइल होते हैं और इसको लेमन लैंग्वेज में पेशेंट आके अक्सर हमें मास्क हुआ कहते हैं। मुझे वर्ड याद आ रहा था। ये इसको बेसिकली हम प्लैक एक्यूमुलेशन कहते हैं, जो कि कैलकुलस भी कहते हैं, जो कि एक हार्ड लेयर होती है, ठीक है ना, जिसको हम स्केलिंग और पॉलिशिंग से रिमूव कर सकते हैं पेशेंट के लिए। डॉक्टर भैया, जो बच्चों के दांत होते हैं वो तो आपको पता पहले ही थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर वक्त के साथ साथ वो नीट होते हैं एक तरह से, लेकिन जो उनके मसूड़े होते हैं वो बहुत नरम और सॉफ्ट होते हैं एक तरह से। क्या उनको ब्रशिंग करनी चाहिए 2 टाइम? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ब्रशिंग का मतलब ये है कि जब आपके मुंह में पहला दांत आ गया, अब बच्चे के मुंह में पहला दांत आता है 6 महीने में, ठीक है। आपने उसको तब से आदत डाली होगी दांत साफ करने की। एक दांत को आप साफ करेंगे, ज़रूरी नहीं आप ब्रश से करें, आप उसको प्रॉपर टिश्यू का यूज़ करें, कोई एक सॉफ्ट सा कपड़ा ले लें, उससे आप दांत को साफ़ करें, क्लीन करें। तो उस दांत को जब वो मुंह में आ गए साफ़ होना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये इसकी मैं एक तो पेशेंट को मैं ज़रूर कहती हूँ कि आपके बच्चे को जब मुंह में दांत आ गया तो इसका मतलब है कि उसकी सफाई ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वो 6 महीने में एक दांत आ जाता है, उसको साफ़ करना स्टार्ट करें। फिर पेशेंट को ऐसे ही बच्चों को आदत होती है, सुबह मॉर्निंग में ब्रश करवाएं, आपको बिफ़ोर बेड आप ब्रश करवाएं, तो उनको फिर ये आदत लाइफ टाइम तक रहती है। फिर वो अपना दांत साफ़ किए बिना बिल्कुल नहीं वो सेटिस्फाई होते, ठीक हो गया। अच्छा, जो हम स्केलिंग की तरफ जाते हैं, बहुत से लोगों में आपको पता होगा, आपके पास एक मतलब आम बंदा भी आता होगा दांत करवाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि स्केलिंग से ना दांत कमजोर हो जाता है, इनामल जो होता है ना उसकी लेयर उतरती रहती है, फिर दांतों की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत बढ़ती जाती है। ऐसी कोई है या मिथ थी ऐसे? अच्छा, कुछ चीज़ें हमारी डेंटिस्ट्री से रिलेट करती हैं, मिथ है उनमें बहुत सारी चीज़ों में। होता ये है कि जब आपके दांतों को ज़रूरत है क्लीनिंग की, ठीक है ना, इनिशियल स्टेजेस पे, तब आप आके क्लीन नहीं करवाते। आपके इवन मैं पेशेंट से ये कहती हूँ कि जब आपके मुंह में खाना फंस रहा है, एक आप मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, आपके मुंह में वो फंस रहा है, तो इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग, ठीक है ना। आपने उसको एड्रेस करना है। अगर आपने उसको एड्रेस नहीं किया तो वो फर्दर ज़्यादा मसाइल में तब्दील होगा, ठीक है ना। तो होता ये है कि जब आपके दांत का स्टार्ट होता है, इनिशियल स्टेज पे होता है, हल्का सा कैलकुलस आता है, तो आपने उसको रिमूव करवाना है तब उस टाइम पे। जब वो ज़्यादा हो जाता है तो आप यकीन माने ऐसा होता है कुछ पेशेंट्स के मुंह में कि वो लग रहा होता है कि वो प्लैक की जो लेयर है वो एक बोन ही है, ठीक है। उसने इतना उसको स्ट्रॉन्ग और इतना उसने सपोर्ट किया हुआ होता है दांत को,
तो ऑब्वियसली जब हम उसको रिमूव करते हैं, जिसने एक सपोर्ट दी हुई है दांत को, और वहाँ से मैंने आपको बताया कि जहाँ प्लैक आ गया वहाँ पे बोन रिजॉर्प्शन हो गई है, बोन तो नीचे से ख़त्म हो गई है, अब उस बोन की जगह उस प्लैक ने, उस बैक्टीरिया ने दांत को जो है वो पकड़ा हुआ है। जब हम वो रिमूव करते हैं तो फिर उसकी वजह से थोड़ी सी सेंसिटिविटी आती है, ठंडा गर्म लगता है पेशेंट को, और दांत हिलता है सिवियर केसेस में, ठीक है ना, सिवियर केसेस में ऐसा होता है, सिवियर केसेस में। तो इसलिए यही चाहिए कि आप इस दांत को सबसे पहले इनिशियल स्टेजेस पे ही बेहतर करवा लें, ताकि ये मसाइल जो हैं ये फर्दर जो हैं वो सिवियर होने की तरफ ना जाएं। सारी बात है, जो एहतियात जो है वो बेहतर होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों को आप देखें तो उनके मसूड़े जो हैं वो काले होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, एक कलर उनका पिंकिश टोन सा होता है, लेकिन वो काले होना कब स्टार्ट होते हैं? अच्छा, हमारे जो मसूड़े का कलर है वो नेचुरली पिंकिश है, ठीक है ना, पिंक कलर है, एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा पिंक कलर है जो आप अक्सर बच्चों में ही अब तो नज़र आता है। तो वो जो पिंक कलर है वो कब डार्क होना स्टार्ट होता है? जब उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिले, जब उसको प्रॉपर क्लीनिंग ना मिले, जब उसको प्रॉपर बेहतर उसका जो खुराक है, जो ब्लड है वो ना मिले। और वो कैसे नहीं मिलेगा? जब आप दांतों को ही साफ़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो उसको उसकी खुराक ही नहीं मिलेगी, उसको उसका फूड नहीं मिलेगा, तो वहाँ से वो उसको ब्लैक होना स्टार्ट, ब्लैक कहीं पे भी ब्लैक निशानी ये है कि यहाँ पे कुछ निक्रोसिस चल रहा है, कुछ चीज़ डेड होना स्टार्ट हो गई है, ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है। ऑक्सीजन की वजह से ही वो जो मसूड़ा होता है वो पिंक कलर का होता है। जहाँ पे वो ख़त्म हुआ, जहाँ पे प्लैक आया, जहाँ पे दांत बिल्कुल आपने ब्रशिंग छोड़ दी, वहाँ पे मसाइल स्टार्ट हो गए, तो फिर वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है दांत आपके। हम बात करते हैं हमेशा कि दांत साफ करने चाहिए या हमें जो ब्रश है वो हमने 2 टाइम करना चाहिए, लेकिन कौन सी ऐसी पेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं डेली रूटीन पर, मेडिकेटेड हो या फिर डेली बेसिस पे? हम तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं ग्रोसरी में जो आ रही होती है ना साल से वही चल रही होती है। अच्छा, एक चीज़ है, मैं सबको ये कहती हूँ कि बच्चों के जो टूथपेस्ट हैं वो डिफरेंट हैं, बड़ों के टूथपेस्ट डिफरेंट है। हमारे वॉशरूम्स में क्या होता है कि एक टूथपेस्ट पड़ा होता है, ठीक है, वही बच्चों ने यूज़ करना है, वही मामा पापा ने यूज़ करना है, और जी बिल्कुल ये जो है ना ये सबके लिए ऐसा नहीं है। बच्चों को फ्लोराइड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो हार्मफुल है। फ्लोराइड एक कंटेंट है जो टूथपेस्ट में आता है, वो बच्चों के लिए एक्सेसिव अमाउंट में बहुत डेंजरस है, ठीक है ना। बच्चों के लिए माइल्ड से टूथपेस्ट आते हैं ABC के नाम से, और बहुत से मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हैं। बच्चों को वहाँ से स्टार्ट करवाएं, ठीक है, वहाँ से वो माइल्ड से टूथपेस्ट हैं उससे बच्चों को ब्रशिंग करवाएं। और हम लोग जब ब्रश करना स्टार्ट होते हैं तो वो बताते हैं कि जी बिल्कुल उसकी जो टूथपेस्ट की जो वो है ना उसको बिल्कुल अपने फिल कर लेना है आपके जो ब्रश है उसके ऊपर। ऐसा नहीं है, आपने एक मटर का दाना देखा होगा, उससे भी कम अमाउंट पे, उस पे भी कम अमाउंट पे, जिससे जस्ट आपको थोड़ा बहुत आपके दांत को आप बेहतर साफ़ कर सकें, इतनी अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि जितना ब्रश है उसके साइज़ का आपको टूथपेस्ट भी चाहिए, ऐसा नहीं है। और फिर आप देखें बच्चों में जब हम ये चीज़ यूज़ करते हैं तो वो कितना डेंजरस है उनके लिए। और बड़ों के लिए अगर आप बात करें तो मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा टूथपेस्ट जो कि आपके दांत को अच्छे से बेहतर क्लीन कर सके तो वो आप उसको यूज़ करें। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि पेशेंट्स अक्सर एड्स चल रही होती हैं, वो कह रहे होते हैं कि जो सेंसोडाइन है वो बहुत अच्छा टूथपेस्ट है, वो आप यूज़ करें और उससे सेंसिटिविटी ख़त्म हो। सेंसोडाइन मेडिसिन है जिसको हमने 15 डेज तक यूज़ करना है। एग्जैक्टली, ये हमने लास्ट ही उठाई थी बात, और इसको आप दोबारा से रिपीट करें। जस्ट उसको 15 डेज तक यूज़ करना है सेंसोडाइन को, इसके अलावा सेंसोडाइन को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। सेंसोडाइन एक मेडिसिन है जिसको आप एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं यूज़ कर सकते। जब आप उसको साल यूज़ करेंगे, बहुत टाइम तक यूज़ करेंगे, तो फिर आपको जो भी मसाइल होंगे वो हिडन रहना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसा ही है कि आपके पास सेंसिटिविटी नहीं होगी। देखें कहीं पे भी दर्द है आपको तो वो आपको ये चीज़ बताता है कि यहाँ पे कुछ मसला है, ठीक है ना। अगर आपको दर्द है तो वो एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है कि उसको आप क्योर कर सकते हैं, कि कुछ है जी। अब सेंसोडाइन आपके जो आपका जो सेंसोडाइन है वो उस जगह को ही नम कर देगा, उस जगह को ही बिल्कुल डिसेंसिटाइज कर देगा, तो फिर उसमें आपको ये नहीं पता चल सकेगा कि आपको मसला क्या, आपने रिकवर उसको कैसे करवाना। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। जो सेंसोडाइन और एक पैराडोंटेक्स भी है जो मसूड़ों के खून निकलने के लिए होता है, वो साल से 2-2 साल तक हम चल रहे थे, एक बार डॉक्टर ने लिख दिया, हम उसको चेंज नहीं करते हैं। तो आपका कहने का ये पर्पस हम समझ सकते हैं कि जो टूथ पेस्ट होती है उसको बदल कर यूज़ करना चाहिए।
टूथपेस्ट को बदल के नहीं यूज़ करना चाहिए। जो आपके लिए यूज़ के लिए है, सेंसोडाइन मैं रिकमेंड करती हूँ स्केलिंग के बाद 15 डेज़ तक। पेरियोडोंटिक्स उन पेशेंट्स को जिनको पेरियोडोंटाइटिस है, हड्डी का मसला है, फर्दर एग्रेसिव मसला है, ठीक है, उनको भी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए। बाकी आप नॉर्मल कॉलगेट है और बहुत से अच्छे हैं टूथपेस्ट, आप वो यूज़ करें तो उसका एक प्रॉपर यूज़ करें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसका ऐसा। ठीक हो गया। और जो बाकी बात है और जितने भी सवाल है वो हम करेंगे इनसे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सवालों का सिलसिला अभी तक जारी है। बात करेंगे डॉक्टर रुकैया से। डॉक्टर रुकैया, हमने बात कर ली जितने भी मसाइल के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। अब जिनके मसले ख़राब हो चुके हैं और जिनका अब कहा जाता है कि दांत सारे निकलवा दिए जाएं, डेंचर लगवा लिया जाए, इम्प्लांट की तरफ जाया जाए, तो वो अब उस केस में हम किस डॉक्टर के पास जाएं, कैसे इस चीज़ को कैटर करें, ये आप हमें बताएं। अच्छा जी, जिनके एडवांस प्रोसीजर्स हो जाते हैं, जिनको ज़्यादा सिवियर इश्यूज हो जाते हैं ड्यू टू उनको कोई सिस्टमिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होती, उनको डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंसिव हैं, कुछ पेशेंट्स कैंसरस पेशेंट्स होते हैं, या उनको बहुत से मसाइल होते हैं डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो ऐसा है कि हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। हम जब एक दफ़ा दांत तो निकलवा देते हैं, दांत निकलवाने के बाद हम ये नहीं सोचते कि हम उस दांत को रिप्लेस कैसे करवाएं। देखें, किसी भी चीज़ को जब हमने वहाँ से निकाल दिया, लॉस कर दिया, तो उसको फिर रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब हम उसको रिप्लेस ही नहीं करवा रहे तो मतलब वहाँ पे हम लोग और फर्दर वहाँ पे मसाइल पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि हमारे पास जब हम दांत निकलवा देते हैं तो उसकी जो स्पेस है, जो स्पेस क्रिएट हो जाती है दांत की, साथ वाले दांत उसकी स्पेस में आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऊपर वाला दांत जो है या नीचे वाला दांत जो है वो उसकी नीचे मूव होना स्टार्ट हो जाता है, या जो नीचे वाला दांत है वो ऊपर होना स्टार्ट हो जाता है मूव, क्योंकि हमारे जो दांत है वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपके लिए या सुनने वालों के लिए थोड़ी डिफरेंट चीज़ होगी। हमारे दांतों में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। हमारे दांत एक ऐसे रिजिड नहीं है कि बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं और वो बस पड़े हुए ही हैं। हमारे दांत मूव कर रहे हैं, और हमारे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में जो मसल है हमारे जो बॉडी में, वो हमारी टंग है, ठीक है। ज़बान आपके जो दांतों को है वो पुल बैक किए हुए है कि उसने एक आपको प्रॉपर एक जॉ को, एक प्रॉपर चीक्स को, एक प्रॉपर आपके मुंह को एक शेप दी हुई है कि आपके दांत एक शेप में गए। आपने देखा कुछ पेशेंट्स के दांत निकल जाते हैं तो उनकी जो चीक्स हैं वो अंदर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती हैं, और इवन वो जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं उनके दांत नीचे वाले निकल जाएं तो लिप जो है वो अंदर की तरफ चला जाता है, या ऊपर वाले निकल जाएं तो वो लिप ऊपर वाला अंदर की तरफ चला जाता है। तो वो रीज़न यही होती है कि हमारे दांतों ने बड़ा अच्छा सपोर्ट किया हुआ है, हमारी फेस की एनाटमी को बेहतर तरीके से रखा हुआ है। उससे ये है कि हमारा जो एक फेस है वो अच्छी सिमेट्री में है, ठीक है ना। तो ऐसा है कि जब भी हम दांत निकलवाते हैं तो उस दांत को रिमूव करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर हैं, उसको रिप्लेस करवाने के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। जिस तरह हम कहते हैं स्टार्टिंग में अगर आपने दांत निकलवाया है तो उसके 1 महीने बाद उसकी अच्छी हीलिंग हो जाती है। उसके बाद आप वहाँ पे एक क्राउन लगवा लें, आप एक ब्रिज लगवा लें, जो कि एक ओल्ड ऑप्शन था कि आपके साथ वाले 2 दांतों की सपोर्ट लेके हम जो दांत निकाले वहाँ पे ब्रिज लगा दें। तो अब तो ये चीज़ें बिल्कुल बहुत ओल्ड हो गई हैं, अब चीज़ें न्यू आ गई हैं, इम्प्लांट की तरफ चला गया है। अब ये है कि जो दांत आपने रिमूव करवाया है जस्ट उसी को रिप्लेस करवाएं आर्टिफिशियल आपकी रूट के साथ। एक इम्प्लांट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम लोग आपके जो बोन है, हेल्दी बोन, उसमें एक आर्टिफिशियल रूट रख देते हैं, ठीक है ना, और उसकी सपोर्ट लेने के साथ उसके साथ वो आपका एक नॉर्मल नेचुरल आपका बॉन्ड बना लेती है बोन के साथ, और फिर उसके बाद हम उसके ऊपर दांत लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये एक बेस्ट ऑप्शन है जिसमें हम थोड़ा एडवांस प्रोसीजर भी कहेंगे। ये थोड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो अफोर्डिंग होते हैं बट उनको एक प्रॉपर पाथ नहीं पता हो, हाँ जी, सही डॉक्टर नहीं मिल रहा होता कि वो किस प्रोसीजर को जो है वो करें, एग्री करें और उस पर जो है वो प्रोसीजर करवा सकें। तो ऐसा है कि इम्प्लांट एक बेस्ट और एक आइडियल प्रोसीजर है जिसमें आपके बाकी दांतों को कोई इफेक्ट नहीं होता, और जो दांत निकला हुआ होता है उसी जगह पे आप दांत को रिप्लेस करवा सकते हैं। तो जो आर्टिफिशियल बोन होती है हम उस बोन की जगह लगा सकते हैं जहाँ पे बोन लॉस हो गया हो? यस। देखें, ये तो फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं। हमारे पास बोन ग्राफ्ट आते हैं। बोन ग्राफ्ट हम लोग उसमें इंजेक्ट करते हैं पेशेंट्स में। आर्टिफिशियल बोन्स आती हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। हमारे पास बोन कम हो गई है, जहाँ से भी दांत निकलेगा ना,
उस दांत के निकलने की वजह से वहाँ पे बोन लॉस स्टार्ट हो जाएगा। ओके 6 मंथ के बाद 60 to 70% उस जगह से बोन लॉस हो चुका होता है, ठीक है। और फिर बाकी का जो आपका 1 साल है 2 साल है, पेशेंट अक्सर मैं देखती हूँ कि वो एक ना बिल्कुल सीसॉ टाइप का बिल्कुल एक डिप बन चुका हुआ होता है। तो वो क्या होता है कि एक प्रॉपर बोन लॉस हो चुका होता है वहाँ पे 80 to 90% बोन लॉस हो जाता है और एक शार्प साइज रह जाता है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी ये है कि उसको फर्दर फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग आर्टिफिशियल बोन ग्राफ्ट आते हैं, अब तो चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं, उसमें हम बोन ग्राफ्ट इंजेक्ट करते हैं, वहाँ पे वो नेचुरल बोन बनना स्टार्ट होती है और फिर हम उसमें एक प्रॉपर जो है वो इम्प्लांट लगा सकते हैं या हम लोग उसको प्रॉपर वहाँ पे दांत लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अब एडवांस होती जा रही हैं, तो मुझे लग रहा है ये चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। जैसे आपका है ना एक छोटी सी मतलब आपको फिर लास्ट ऑप्शन रह जाता है आपके पास डेंचर। बिल्कुल, ये डेंचर एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। आप देखें ना, आप जो एक नेचर की तरफ से दी हुई चीज़ है उस पर रिलाई नहीं कर पा रहे, तो एक आर्टिफिशियल चीज़ पर आप रिलाई कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आपको एक ग्लासेस लग जाए, लेंस लगाने पड़े, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत तो होती है ना। हाँ, बिल्कुल। जब अगर आप कुदरत के काम के साथ थोड़ा सा खेलते हैं तो आप ना लिटरली मुझे अभी एक केस याद आ गया, यंग पेशेंट 35 ईयर्स ओल्ड, अच्छा। और ड्यू टू स्ट्रेस या उनको क्या रीज़न था, मैं अभी तक उनको मतलब मैं सोचती हूँ तो मुझे एक ना डर सा लगता है। वो किसी डेंटिस्ट के पास गई हैं, डेंटिस्ट तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत से हमारे फील्ड में बैठे हुए हैं अताई डॉक्टर्स। आप यकीन माने कि बस वो पेशेंट अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी उनके हाथ लग गई, उन्होंने उनके 35 ईयर्स में, आप यकीन माने एक यंग एज है, बिल्कुल उनके दांत सारे ऊपर वाले जबड़े के निकाल दिए, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता उनकी क्या उस टाइम पे कंडीशन थी, बट उन्होंने जो मुझे बताया कि उस टाइम पे मेरे दांत हिल गए थे। अब दांत किस वजह से हिल गए थे, उनको बेहतर किया जा सकता था या नहीं, उन्होंने उनके सारे दांत वो निकाल दिए। और अब जब वो मेरे पास आई तो लिटरली वो इतना ट्रॉमा में थी कि वो रो रही थी बाकायदा कि मैं अब इसका क्या हल कर करूं। सकते हैं। तो हमने प्रॉपर उनके फिर इम्प्लांट्स लगा के ऊपर वाले दांतों में तकरीबन 7 to 8 इम्प्लांट्स लगाए थे, जिसको हम लोगों ने लगाने के बाद जो कि उनकी एक जो मुंह का जो स्ट्रक्चर है उसको बेहतर कर सकते थे, उसको जो हम लोग उसके ऊपर इम्प्लांट लगा के उनको एक प्रॉपर फंक्शन, एक प्रॉपर एस्थेटिक दे सकते थे, एक प्रॉपर स्माइल दे सकते थे। हमने उनको वो इम्प्लांट्स लगा के तो उनको वो स्माइल दी और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बिल्कुल खुश हैं, बेहतर हैं और वो दुआ देती हैं हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है, आप अगर अच्छा काम करें ना तो आपको सिर्फ एक दुआ की चीज रहनी होती है कि काम इसलिए उसका अच्छा किया जाए। बहुत से डॉक्टर्स मैंने देखे हैं दांत सिर्फ पेन हो रही है दांत निकाल दो, और उस दांत को देखो क्लियर होता है, साफ होता है, उसका पता भी नहीं होता क्या सीन है। मेरी अम्मी के साथ भी ऐसे हुआ था इन अर्ली एजेस, जब शादी तकरीबन आई थिंक मेरी बताती हैं कि 2 साल बाद ही उनके तकरीबन 8 से 10 दांत जो हैं वो डॉक्टर ने रिमूव कर दिए। तो वो चीजें अभी तक चल रही हैं। एक दफा आपको लग गया ना टूल्स लग गए, अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, फिर वो चीज़ें कंटिन्यूसली जो है ना वो आपको ख़राब करती रहती हैं। और अच्छा डॉक्टर मिलना ना मुझे लगता है एक नेमत होती है। आपको अच्छा पता चल जाए किससे आपने इलाज करवाना है और जो भी चीज़ें आपने कंटिन्यूसली बस मैं तो कहती हूँ कि आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएं तो दुआ पढ़ के जाएं, 2 नफिल पढ़ के जाएं और आप रिसर्च करके जाएं। देखिए जब हमने एक सूट लेना होता है तो आप यकीन माने हम कितना देखते हैं। मैंने तो देखा है बहुत से लोगों को कि वो 5-5 दिन एक सूट को डिसाइड करने में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, इसका अच्छा है उसका अच्छा है क्या है। अब ये वो चीज़ है जिसको हमने लोगों को दिखाना है, भाई हमने सूट पहना ये कहाँ का है, लोग पहचानेंगे, उससे हमें पहचान। अब आप यकीन करें कि लोग आते हैं अच्छे खासे 20-20 50-50 हज़ार के सूट पहने हुए होते हैं, बट जब वो मुंह खोलते हैं तो इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है कि आप यकीन माने मैं हैरान होती हूँ कि भाई आप 1 महीने का जो 20,000 का सूट है वो छोड़ के आप थोड़े से कम करके पैसे अपने ऊपर लगा लो, अपने दांतों पे। दांत एक ऐसी चीज़ है जो कि जब आपके मुंह से चले जाते हैं तब आपको उसका जो है वो ख्याल आता है, ठीक है ना। तो आप उनको दांतों की सफाई पे, दांतों के ट्रीटमेंट पे आप एक फ़ोकस करें तो आपको ख़ुद भी अच्छा लगेगा। लिटरली मतलब आप जितना मर्जी अच्छा मेकअप कर लो, कपड़े अच्छे पहन लो, बट आपके दांत अगर अच्छे नहीं हैं तो आपकी पर्सनैलिटी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। फॉल्ट ना ये चीज़ें करती हैं, क्योंकि जब आप बोलने से, हम कहते हैं ना किसी के अपेयरेंस के बाद हम उसके बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं, उसके अखलाक का या उसकी पर्सनालिटी का जज करने के लिए। तो जब मुंह ही खोलते हैं तो पता चलता है ना क्या सीन है। तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाना चाहिए हमें, और ये दूसरों के लिए नहीं अपनी जात के लिए अगर हम इतना करें तो मेरा नहीं ख्याल के। अच्छा डॉक्टर कहिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अगर दांतों में कैविटी हो गई, कीड़ा लग गया, उसके बाद क्या करते हैं, उसको निकालने का ऑप्शन नहीं है अगर, तो हम उसको फिलिंग कर देते हैं। क्या फिलिंग करना अच्छा ऑप्शन है अगर दांतों में कीड़ा लग गया हुआ है? अच्छा 2 चीज़ें हैं।
एक तो ये है कि जब आपके दांत में कीड़ा लगता है तो एक पेशेंट्स हमारे पास नॉर्मली यही आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब कीड़ा लग गया, बस अब दांत की फिलिंग कर दो। हाँ जी, उनको मेरी 2 हुई हैं। हाँ उनको ये पता होता है कि बस दांत की फिलिंग होगी, हमने सिर्फ जो खाना फंस रहा है ना उस एरिया को कवर करवाना है। सही है। अब वो ये नहीं देख रहे कि उनको उस दांत के इन्फेक्शन की वजह से फर्दर पेन भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे देखें, जहाँ पे पेन का साइन आ गया, जहाँ पे आपको पेन स्टार्ट हो गई, वहाँ पे आपको उसका ट्रीटमेंट करवाना है, जो उसका रूट कॉज है उसको बेहतर करवाना है। फिलिंग एक ऑप्शन है तो सही, बट उन केसेस में जिनमें इनिशियल स्टेजेस हो, एक 20% दांत डैमेज हो या 10% डैमेज हो, उसमें हम फिलिंग कर सकते हैं। बाकी के केसेस में जहाँ पे हमारे दांत कीड़े ने, कैरीज ने आपकी नर्व्स को इन्फेक्ट कर दिया, वहाँ पे हम कभी भी फिलिंग करेंगे तो वो फिर पेशेंट पेन में ही रहेगा। तो बेहतर यह है कि उसका हम ट्रीटमेंट करवाएं। सबसे पहले तो आप पेशेंट एज ए पेशेंट डॉक्टर से कहें मेरा एक्सरे करें, आपको उसमें खुद नज़र आएगा जो दांत की जो रूट है उसके नीचे इन्फेक्शन हुआ होता है। जब आप उस इन्फेक्शन को क्लीन नहीं करवाएंगे, ऊपर से उसको फिलिंग करवा के बंद करवा लेंगे, तो फिर क्या होगा कि उस दांत में दर्द ही होगी। तो जिस दांत में इन्फेक्शन रूट्स तक चला गया उस दांत को रूट कैनाल करवाएं, जो उसका एक आइडियल प्रोसीजर है, आइडियल ट्रीटमेंट है, और फिर उसकी फिलिंग करवाएं। उससे ये बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और लास्टली यही कहेंगे कि जो डॉक्टर है हमेशा अच्छा मिलना चाहिए और किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो ही आपका ट्रीटमेंट जो है वो अच्छा हो सकेगा। चाहे आपके पास जितने मर्जी पैसे हैं आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको राइट टर्म या पाथ नहीं मिल रहा तो मुझे लगता है वो वेस्ट जाएगा, यूजलेस जाएगा। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुकैया, आपने अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। और इसी के साथ ही जितने भी सवाल थे सारे आज हमने इनसे पूछ लिए हैं, और एंड पे कंक्लूजन यही है कि अपने दांतों की सेहत का लाजमी ख्याल रखें। जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं, जो एहतियात बताई गई हैं, वो लाजमी अपनाए जाएं ताकि जो आपके दांत हैं वो एक सर्टन उम्र तक बच सकें।